हेलो स्टूडेंट, स्वागत है डिजिटल आर के कंप्यूटर एकेडमी में। अगर आप एचटीएमएल की परीक्षा देने वाले हैं, एमडीसी एचटीएमएल की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बात का वादा कीजिए कि इस वीडियो के बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं पूरे पेपर को लाइन बाय लाइन सॉल्व करूंगी, हर प्रश्न का सही उत्तर बताऊंगी और साथ ही आसान ट्रिक भी शेयर करूंगी, जिनसे एग्जाम में अच्छे अंक लाने में मदद मिलेगी। तो हो सकता है वीडियो के आखिर में वही प्रश्न या वही कंसेप्ट मिले जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आए। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखें और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी एग्जाम तैयारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एमडीसी एचटीएमएल पेपर सॉल्यूशन। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? एचटीएमएल का पूरा नाम आप लोग तो पढ़े हुए हैं और आपको पता भी है। एचटीएमएल का पूरा नाम है मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए नंबर आपका सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एचटीएमएल का मुख्य कार्य क्या है? एचटीएमएल एक वेब पेज बनाता है, सॉरी वेब पेज नहीं, वो वेब पेज के लिए एक लेआउट बनाता है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा सही होगा, आंसर इसका दूसरा आंसर सही होगा। एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सभी बच्चों को पता है, डॉट एच टी एम भी होता है, डॉट एच टी एम एल भी होता है, मतलब एच टी ए और बी दोनों सही है। वेब ब्राउजर एचटीएमएल को किस रूप में प्रदर्शित करता है? हम वेब ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर आप सभी बच्चे जानते हैं कि क्रोम हो गया, ये सारी चीजें हमारी ब्राउजर है। क्रोम, ओपरा मिनी ब्राउजर, फायरफॉक्स, ये सब हमारे क्या है, ब्राउजर है, वेब ब्राउजर ही है। तो एचटीएमएल के किस रूप में प्रदर्शित करता है? मशीन कोड को, वेब पेज को या टेक्स्ट फाइल को? फिलहाल यहाँ वेब पेज को ही वो वेब ब्राउजर वेब पेज के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिर अगला हम आते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का पहला टैग कौन सा होता है? तो एचटीएमएल में जब भी हम सबसे फर्स्ट टैग लिखते हैं, वो आप लोग को पता है वो वर्जन होता है। वर्जन के लिए हम लिखते हैं ना डॉक टाइप एचटीएमएल, डॉक टाइप एचटीएमएल होता है। यहाँ पास आपको क्या देना है, आंसर क्या सही है, सी नंबर। फिर अगला होता है, एचटीएमएल में सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है? देखिए आप लोग को पता है, हेडिंग की जब हम बात करते हैं तो हेडिंग हमारे एचटीएमएल में 6 टाइप्स ऑफ एचटीएमएल टैग्स, टाइप्स ऑफ एचटीएमएल टैग्स, हेडिंग हेडिंग टैग्स। तो टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स तो 6 टाइप होते हैं आपके, जैसे H1 से H6 तक होता है। तो जो H1 होता है, H1, H2, H3, तो ऐसे करके H6 तक पूरा जाता है। तो H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। फिर उसके बाद वो छोटी हेडिंग होती है H2, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है H3, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है H4, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है H5, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है H6। तो जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है। आप नाम पे नहीं जाएगा H1 है तो वो छोटी होगी, नहीं, H1 है तो सबसे बड़ी हेडिंग है। तो यहाँ पास हमारी बड़ी हेडिंग की बात कर रहा था, ए नंबर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा हेडिंग टैग कौन सा है? तो अभी आपको जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, तो आपको पता हो गया कि सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होगी, H6 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पास पैराग्राफ हमें लिखना है, तो पैराग्राफ को हम पी टैग से यूज करते हैं। जब आप ये ऐसे पी टैग का यूज करके फिर इसके अंदर जो भी पैराग्राफ देना है, फिर पैराग्राफ आप क्लोज करते हैं, तो ये हमारा क्या, पी टैग का हम यूज करते हैं। यदि किसी टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग टैग का मतलब, जैसे कि आपने आपने देखा होगा, आपने जब भी बॉर्डर बी आर का यूज किया होगा, बी आर का यूज किस लिए करते हैं कि जैसे हमने ये लाइन, ऐसे लाइन हमने लिख दिया,
अब लाइन को ब्रेक करनी हो, मतलब हम ये सीधा लिख रहे हैं, सीधा नहीं लिखना, हमें बीच से इसको नीचे से यहाँ से लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम बी आर टैग का यूज करते हैं। बी आर टैग कहाँ लिखते हैं, जहां भी कोई भी हमने टेक्स्ट को लिखा, अगर वहीं से ब्रेक करना है बी आर टैग यूज कर लेंगे। बी आर टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए बी आर टैग यहाँ हमारा एम्प्टी टैग होगा। ठीक, तो हम जो भी अब जिसके भी क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं तो उसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो यहाँ पास हमारा दूसरा आंसर कौन होगा, एम्प्टी टैग। और एम्प्टी टैग में के लिए देखते हैं आगे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। लाइन ब्रेक देने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, अभी मैंने ऊपर बी आर बताया था कि ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करना है तो बी आर टैग का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन मतलब ऐसी कोई लाइन आपको बनानी है, ये हॉरिजेंटल होता है, रो टाइप में अगर कोई लाइन बनानी है तो आप उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो उसके लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, हम एच आर का यूज करते हैं, एच आर टैग। किसी वेब पेज का शीर्षक मतलब टाइटल बार किस टैग में लिखा जाता है। जब आप लोग टाइटल बार लिखते हैं तो टाइटल बार को हमेशा टाइटल बार किस टैग में लिखा जाता है, तो ये हमेशा हेड में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, सॉरी, टाइटल बार को टाइटल में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं HTML में कमेंट लिखने का सही तरीका कौन सा है। HTML में कमेंट अगर आपको देना है तो ये हम देंगे। कमेंट का मतलब होता है ये, जब भी हम कोई कमेंट लिखते हैं, कमेंट हम जो डेवलपर होता है ना, डेवलपर जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, वो कमेंट लिखता है, वो डेवलपर के लिए कमेंट होता है, ये यूजर को नहीं दिखता है। वो अपने पर्सनली की उसने जो भी कोड लिखा है तो उसको पता रहे कि ये कोड हमने किस लिए लिखा है, इसलिए कमेंट का यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पास हमारा बी नंबर सही होगा। फिर हम आते हैं वेब पेज का दिखाई देने वाला मुख्य भाग किस टैग के अंदर होता है। तो जब हम वेब पेज की बात करते हैं, वेब पेज हमारा यहाँ पास वेब पेज के लिए हमारा क्या होगा, मुख्य भाग का मतलब होता है बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, बॉडी और बॉडी क्लोज तक के अंदर जितनी भी चीजें, इसके अंदर जो भी चीजें हमने लिखा है वो ये सब हमारे मुख्य भाग होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बॉडी। HTML में लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। तो HTML में लिंक बनाना है, जैसे आप लोग कोई भी लिंक दे दिया, drkca.com दे दिया, .com या फिर drkca.in दे दिया, तो उसके लिए हमें ए टैग का यूज करना पड़ता है। किसी लिंक का पता देने के लिए कौन सी एट्रीब्यूट उपयोग होती है। अब जैसे हमें किसी लिंक का पता देना है तो हमें यहाँ पास href का हम पता देने के लिए कि हमें कि ये हमारा लिंक कहाँ लगना है, तो हम href का यूज करते हैं। फिर इमेज जोड़ने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, इमेज के लिए हम img टैग का यूज करते हैं। इमेज का स्रोत पथ बताने के लिए कौन सी एट्रीब्यूट उपयोग होती है। अब हमें इमेज का पथ बताना है। पथ आपने देखा होगा, जब भी आप इमेज लिखते हैं तो IMG करके फिर आप SRC करने के बाद जो भी आपको पथ देना है कि इमेज किस नाम से है, तो या फिर उसका कोई URL है तो वो हम यहाँ लिखते हैं, तो ये पथ बताता है। यहाँ पास हमारा SRC होगा। यदि इमेज लोड ना हो तो कौन से एट्रीब्यूट का टेक्स्ट दिखाई देता है। हम कोई भी इमेज को लोड करते हैं और मतलब कोई भी इमेज लगाया हुआ लोड नहीं होता है, तो जब भी लोड नहीं होता है तो उसके लिए हमारा जो इमेज का ना लोड होने का जो रीजन है वो आ जाए। फिर उसके बाद है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, देखिए ऑर्डर्ड होता क्या है, आप लोग ऑर्डर्ड के बारे में नहीं जानते तो ऑर्डर्ड के बारे में आप लोग समझिए कि जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं, जब भी आप लिस्ट बनाते हो तो आपने दिया 1 करके आपने लिखा पेन, 2 करके आपने लिखा पेंसिल, और 3 करके आपने लिखा बुक। तो ये क्या है, ये 1 2 3 या फिर रोमन में आपने लिख दिया, या फिर आपने आपासा कुछ लिख दिया। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इसमें हम OL टैग का यूज करते हैं।
अब अनऑर्डर्ड की बात करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम, आपने देखा होगा कि जब आप कभी कोई सिंबल कुछ लेने जाते हैं तो कुछ सिंबल का भी यूज करते हैं ऐसे, या फिर आपने बुलेट बना दिया, या फिर आपने कोई स्टार बना दिया, या फिर आपने ऐसा कुछ बना दिया। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूएल से लिखते हैं। लिस्ट की प्रत्येक लाइन को दर्शाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? अगर हमें लिस्ट लिस्ट अब क्या हुआ, देखिए हमने अभी आपको बताया कि हम ओ एल ओ एल इसलिए लिखते हैं कि जो भी लिस्ट बनाए वो 1 2 3 4 ऐसा दे सके। लेकिन 1 2 3 इसके अंदर जो भी हम बुक लिख रहे हैं ना, ये बुक को हमें लिस्ट बताना पड़ेगा। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमें लिखना है इस, हमें बताना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा ओएल, ओएल टैग तो आबासा या फिर एबीसीडी या फिर इस्माल में एबीसीडी इसको बताता है। लेकिन जब लिस्ट की बात आती है तो लिस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हम एल आई, लिस्ट हमारा एल आई होता है और ये एल आई। ठीक है, तो हमारा जो लिस्ट होता है वो एल आई होता है, जिसके अंदर हम बुक लिखेंगे, एल आई क्लोज करेंगे तो ऐसे आएगा 1 बुक, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए बोल रहा आइटम को दर्शाने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं हम, एल आई का। टेबल बनाने की शुरुआत किस टैग से करते हैं? जब आपको कोई टेबल बनाना हुआ, देखिए टेबल जैसे आपको ये बनाना हुआ, ठीक है, ये आपकी टेबल बन गई। तो अब टेबल बनाना है तो हम टेबल का यूज करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे, बी नंबर सही है। लेकिन टीटी क्या होता है, इस सेल के अंदर लिखना, इस सेल के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं ये हमारा टीटी होता है। टीआर क्या करता है, वो रो बनाता है, रो। टीएच क्या करता है, वो हेडिंग लिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल रो बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? अब टेबल रो, अभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको टेबल रो रो बनाना है टेबल में तो आप टीआर का यूज करोगे। अब टेबल में सेल बनाना है तो ऊपर मैंने बताया ही है कि आप टीडी का यूज करोगे। यदि किसी वेब पेज में उपयोगकर्ता से जानकारी भरवानी हो तो किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जैसे क्या होता है, हमारे पास एक वेब पेज है और हमने एक फॉर्म बना रखा है। अब इसमें कोई दूसरा यूजर आके उसकी यूज करे, उसमें अपनी जानकारी भरे, तो उसके लिए हमें फॉर्म का यूज करना पड़ता है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप का
कौन सा टाइप उपयोग किया जाता है? देखिए टेक्स्ट बॉक्स जो होता है हमारा, जैसे ये कोई टेक्स्ट है, मतलब ये बॉक्स है, अब ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। इनपुट, इनपुट टैग क्या होता है? इसके अंदर कुछ लिखना, कोई भी टेक्स्ट को लिखना, वो इनपुट टैग कहलाता है। तो यहाँ पास हमारा होगा टेक्स्ट। पासवर्ड टाइप करते समय अक्षरों को छिपाने के लिए कौन सा इनपुट टाइप का उपयोग करते हैं? देखिए जब भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा, और या तो ऐसा मिलेगा पासवर्ड छुपा देते तो उसको हाइड, जब भी हम पासवर्ड को हाइड करें तो वहां पास हमारा, हम पासवर्ड लिख के हाइड करते हैं। सबमिट बटन बनाने के लिए सही इनपुट टाइप कौन सा है? देखिए सबमिट बटन, जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, आपका फॉर्म है, उस फॉर्म के जस्ट नीचे एक बटन होती है, उसमें लिखा होता है सबमिट। जो सबमिट आपका लिखा होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। तो हम सबमिट बटन, ये वाली बटन बनाने के लिए सबमिट का ही बटन का ही यूज करते हैं। रिसेट बटन का कार्य क्या होता है? हम रिसेट बटन की बात करते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये हमने बनाया एक फॉर्म, यहाँ लिखा हुआ है नेम, और यह एक बॉक्स है, यह आपने नाम लिखा DRK CA। जब भी आप इसको रिसेट करते हैं तो वो फॉर्म जैसे पहले था, जैसे मतलब अभी हमने ये DRK CA लिखा, लेकिन जब भी हम इसको फॉर्मेट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेम तो दिया रहेगा, लेकिन जो बॉक्स होगा वो बॉक्स, नेम दिया रहेगा, बॉक्स मतलब उसके अंदर की चीजें सब हट जाएंगी। तो इसमें कौन सा नंबर आपका सही है? B नंबर सही है। फॉर्मेट के सभी मानों को प्रारंभिक स्थिति में लगाना। नेक्स्ट है, रेडियो बटन का उपयोग कब किया जाता है? देखिए अब यहाँ रेडियो रेडियो जो आप लोग रेडियो चलाते हो ना, वो वाली रेडियो की बात नहीं हो रही है जिससे आप गाना सुनते हैं, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है बच्चों। यहाँ पास रेडियो बटन का मतलब होता है कि आपने आपने देखा होगा एक ऐसा चार ऑप्शन, जो MCQ देते हैं ना, तो उसमें चार ऑप्शन ऐसा बना होता है, ठीक, इसमें से चार में से जो सही हो उसमें टिक ऐसे पूरा ब्लू हो जाता है, जो भी कलर दिया हो, ब्लू ब्लू ग्रीन रेड, तो वो हमारा रेडियो बटन होता है। आपने देखा होगा जब किसी एक विकल्प को चुनना होता है, और जब ये बॉक्स होता है ना, ये कई विकल्प चुनने के लिए होता है, कि अगर बॉक्स बना, समझिए कई विकल्प है, उसमें टिक लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पास हमारा कौन सा नंबर सही होगा? हमारा जो सही होगा वो B नंबर सही होगा, क्योंकि आप लोग आप लोग क्या करने जा रहे हैं, केवल एक विकल्प चुनने जा रहे हैं, तो रेडियो बटन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि उपयोगकर्ता को एक से अधिक विकल्प चुनना हो तो किस कंट्रोल का उपयोग उचित होगा? अब उपयोगकर्ता जो भी यूजर होगा, वो एक से अधिक विकल्प चुनना है उसको, अभी मैंने ऊपर बताया कि उसके लिए हम चेक बॉक्स का बॉक्स एक बनाते हैं बॉक्स के अंदर, तो वहां पास चेक बॉक्स, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स, B नंबर सही है। फिर अगला आते हैं, ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? अब ड्रैग ड्रॉप आपको नहीं समझ में आया होगा, तो जैसे यहाँ पास कोर्स लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है और उसमें ऐसा कुछ बना हुआ है या फिर ऐसा कुछ बना हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ लिखा रहेगा AGCA, MGCA, O लेबल, B लेबल, C लेबल, तो ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, तो ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं हम? तो यहाँ पास हमारा सेलेक्ट का ऑप्शन होगा। चले
सेलेक्ट टैग के अंदर विकल्प जोड़ने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं? भाई ऑप्शन का यूज करेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन है, HTML में ईमेल इनपुट के लिए इनपुट टाइप कौन सा है? अगर कोई ईमेल इनपुट करना है तो इनपुट टाइप भी आपका ईमेल ही होगा, ईमेल इनपुट करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए HTML5 में कौन सा इनपुट टाइप उपलब्ध है? अभी HTML5 में हमारा C नंबर उपलब्ध है। वेबसाइट का URL दर्ज कराने के लिए कौन सा इनपुट टाइप उपयोग किया जाता है? अब वेबसाइट का URL की बात कर रहा है तो सभी बच्चों को पता है URL दर्ज कराने के लिए हम URL का यूज करेंगे ना। तो यहाँ पास लिंक वेबसाइट तो होगा नहीं, URL का यूज करेंगे। तिथि चुनने के लिए कौन सा इनपुट टाइप का यूज करेंगे? तिथि आपको चुनना है तो तिथि मतलब डेट चुनना है तो डेट का यूज करेंगे। किसी फाइल को अपलोड करने के लिए कौन सा इनपुट टाइप उपयोग किया जाता है? तो किसी फाइल को अपलोड करना है तो आप लोग फाइल इनपुट टाइप यूज करते हैं। HTML में प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का क्या अर्थ है? रंग भरना, इनपुट बॉक्स में संकेत दिखाना या टेक्स्ट मिटाना या बॉर्डर बनाना। तो जब भी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की बात होती है तो इनपुट बॉक्स में कुछ भी आपको हिंट दिखाना होता है, तब हम प्लेस होल्डर का काम करते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का उद्देश्य क्या है? रिक्वायर्ड का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि जब रिक्वायर्ड मतलब कुछ चीजें होती है मैंडेटरी होती है, जो आपने देखा होगा स्टार करके लिखा होता है ना, मतलब ये चीज आपको भरना ही भरना है। तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? फाइल डाउनलोड करना या फील्ड को अनिवार्य करना, मतलब वो आपके लिए मैंडेटरी कि भाई इस ऑप्शन को भरना है, आप नहीं भरेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। यदि लिंक को नई टैब में खोलना हो तो कौन सी एट्रीब्यूट उपयोग की जाती है? लिंक को नई टैब में खोलना आपको पता है, जब जैसे ये आपका है क्रोम है, हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, ये क्रोम है तो लिंक को नई टैब में खोलना, हमने यहाँ पास लिंक को खोल रखा है, ठीक। अब हमें ये जो प्लस है ना, इस पे क्लिक करके, मतलब इसमें नहीं, इसको नई टैब में इधर ओपन करना है क्योंकि ये न्यू टैब है, इसके अंदर ओपन करना है। तो उसके लिए हम टारगेट ब्लैंक का इसका यूज करेंगे, टारगेट का। HTML में आइडियो जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? आइडियो के लिए हम आइडियो टैग का ही यूज करते हैं। वीडियो जोड़ने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो वीडियो टैग का यूज करेंगे, सिंपल सा। वेब पेज के ऊपरी भाग हेडर को दर्शाने के लिए HTML का कौन सा सिमेंटिक टैग उपयोग किया जाता है? तो जो वेब पेज के ऊपरी भाग मतलब हेडर है, ऊपर वाले की जो भी चीजें देखनी है आपको, तो हम हेडर का ही यूज करते हैं, हेडर टैग। वेबसाइट के सबसे नीचे वाले भाग के लिए सेमेंटिक टैग का उपयोग किया जाता है, वो हमारा फुटर होता है। वेबसाइट के नेविगेशन मेन्यू के लिए कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है? नेविगेशन की बात करते हैं, वो हमारा NAV नाउ टैग का यूज होता है। किसी स्वतंत्र लेख इंडिपेंडेंट कंटेंट को दर्शाने के लिए कौन सा सेमेंटिक टैग उपयोग किया जाता है? देखिए, आपको कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट बनाना है तो उसके लिए आपको एक आर्टिकल टैग का यूज करना पड़ेगा। फिर मुख्य विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी साइड बार दिखाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? मुख्य विषय से संबंधित, जो आपको मुख्य विषय दिखाना है उसके अब साइड बार दिखाने के लिए, तो उसके लिए आप लोग SI का यूज करते हैं, SI टैग का यूज करते हैं। HTML में किसी दस्तावेज के मुख्य कंटेंट को दर्शाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पास दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को दर्शाना है, तो यहाँ पास हम मेन
अब देखिए अगला क्वेश्चन, वेब किसी वेब पेज का करेक्टर इनकोडिंग निर्धारित करने के लिए कौन सा कोड उपयोग किया जाता है। देखिए करेक्टर इनकोडिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई भी टेक्स्ट को लिखते हैं ए टू जेड, जैसे आपने लिखा ABCD, या फिर आपने लिया कोई नंबर लिखा 1 2 3 4, या फिर हमने कुछ और लिखा यूनिकोड में इन यूनिकोड में जैसे हमने लिख दिया हिंदी में लिख दिया नमस्ते ना। उर्दू आपको उर्दू फारसी पंजाबी ये सब क्या करता है, वो समझता है कौन, UTF-8, UTF-8 इन सभी लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पास हमारा कौन सा आंसर होगा, बी नंबर सही होगा। कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च मशीन को वेब पेज की जानकारी देने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। अब सर्च मशीन क्या होता है, गूगल। गूगल एक तरीके का सर्च मशीन है, ठीक है। तो सर्च मशीन वेब पेज की जानकारी किस टैग का उपयोग किया जाता है, तो वेब पेज की जो भी जानकारी देने वाला है वो होता है मेटा। मेटा का यूज करते हैं हम लोग। फिर किसी HTML पेज को रिफ्रेश या रीडायरेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस टैग का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पास भी हम मेटा का ही यूज करते हैं। फिर यदि किसी HTML फाइल को बाहरी CSS फाइल से जोड़ना हो तो कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। जैसे किसी HTML की फाइल है और बाहरी टैग से जोड़ना है तो उसके लिए आपको लिंक टैग का यूज करते हैं आप। फिर हमारा आता है इंटरनल CSS लिखने के लिए कौन सा टैग का यूज किया जाता है। इंटरनल देखिए CSS 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए हम इनलाइन के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें हेडिंग में कोई भी स्टाइल दे रही है तो इसी के अंदर हम बताते हैं कि भाई हमें स्टाइल, मतलब हेडिंग में जिस हेडिंग में आपको जो भी स्टाइल देना है आप उसी में लिखते हैं इनलाइन में। इंटरनल में क्या होता है, हम हेडर में लिखते हैं, हेडर के अंदर हम स्टाइल से शुरू करते हैं, स्टाइल से हम शुरू करते हैं, इसके अंदर हमको हेडिंग देना है, पैराग्राफ देना है, बैकग्राउंड देना है। तो जैसे हमने हेडिंग 1 दिया तो हेडिंग 1 दिया तो हम नीचे जितनी भी हम HTML में जितने भी हेडिंग 1 होंगे सब में सेम कलर आ जाएंगे। हेडिंग 2 दिया तो सेम कलर आ जाएगा हमारा। हमने पैराग्राफ दिया तो जैसे हम वहाँ देंगे स्टाइल में वैसी सारी चीजें सारी हमारी डिजाइन होंगी। और फिर एक्सटर्नल की हम बात करते हैं तो HTML की कोडिंग हम अलग लिखते हैं और CSS की कोडिंग अलग लिखते हैं। CSS और HTML की कोडिंग अलग लिख के फिर जो CSS का कोड होता है उसको HTML के एक लिंक के साथ उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्टाइल सही होगा। जावास्क्रिप्ट को HTML से जोड़ने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग से जोड़ते हैं। किसी सामान्य वेबसाइट या वेब पेज को अपने पेज के अंदर दिखाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है, तो जैसे कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट का वेब पेज अपने पेज के अंदर दिखाना, मतलब कोई वेबसाइट है उसी के अंदर एक वेब पेज है और फिर उस पेज को अपने पेज में दिखाना है तो उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज करते हैं, आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। HTML में ग्राफिक्स बनाने के लिए कौन सा टैग का उपयोग करते हैं, तो जैसे हमें ग्राफिक बनाना है HTML में तो हम कैनवास का यूज करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स मतलब जब भी हम कोई वेब पेज पे इमेज वगैरह वेक्टर इमेज मतलब वेक्टर में हम अपलोड करते हैं वो XML के उसमें एक्सटेंशन में हम डालते हैं, इसलिए क्योंकि जो इमेज हो वो फटे नहीं, उसको पिक्सल न फटे। तो वेक्टर इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से यहाँ पास हमें वेक्टर वेक्टर ग्राफिक्स होगा लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SVG बोलते हैं, जिसके लिए हम SVG टैग का यूज करेंगे।
यदि HTML में भी टैग का उपयोग किया जाए तो टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड होगा। टेक्स्ट को तिरछा मतलब का आपने आपने क्या लिखा है, TRK ऐसा आपको लिखना है, जिसके लिए आपको इटैलिक टैग का यूज करते हैं, मतलब आई टैग का यूज करते हैं। किसी शब्द के महत्व, किसी शब्द के महत्व मतलब कोई वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंट आपको दर्शाना है, आपको दिखाना है, तो वो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करना पड़ता है। किसी शब्द पर विशेष जोर एम्फेसिस देने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, तो जिसे हमें हमने हमने कोई टैग लिखा, उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का स्पेस देना है उसमें, तो हम EM टैग का यूज करते हैं। एम्फेसिस बनाना है तो हम EM टैग का यूज करेंगे। हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं, जो कोई टेक्स्ट हमारा हाईलाइट है तो उसमें मार्क का यूज करते हैं। किसी शब्द को काटा हुआ मतलब कटा हुआ, ऐसे जैसे जैसे हमने BRK लिखा है और इसके बीच से कटा हुआ है, उसके लिए हम डेल टैग का यूज करते हैं। किसी नए जुड़े हुए टेक्स्ट को दर्शाने के लिए कौन सा टैग का यूज करेंगे। अब हमें कुछ नया टेक्स्ट को किसी टैग से जोड़ना है तो इंसर्ट हमने हमेशा पढ़ा है, किसी कुछ नया ऐड करना है तो इंसर्ट का हम ऐड करेंगे, तो इंसर्ट पूरा नहीं लिखते हैं, INS लिखते हैं। किसी रासायनिक सूत्र में H2O में टू लिखने के लिए आप किस टैग का यूज करेंगे, तो हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट। द्वितीय घात जैसे S² दिखाने के लिए कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है, स्लोप टैग का यूज करते हैं। HTML में विशेष चिन्ह जैसे C@ दिखाने के लिए हमें किस सिंबल का यूज करते हैं, तो एंटिटीज का हम यूज करते हैं। और यहाँ पास HTML एंटिटीज एंड इन VPSSP सेमीकोलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसके लिए हमें किसके लिए किया जाता है, खाली स्थान, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, खाली स्थान देने के लिए। HTML में एंड 1T किस चिन्ह को दर्शाता है, तो ये हमारा लेस देन को दर्शाता है। NGT सेमीकोलन किस टाइप को दर्शाता है, ये ग्रेटर देन को दर्शाता है। HTML एंटिटी एंड MP सेमीकोलन किस का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पास हमारा एंड का प्रतिनिधित्व। फिर यदि HTML में लगातार कई स्पेस दिए जाए तो ब्राउजर सामान्यतः क्या करता है। अब HTML का लगातार कोई स्पेस दिया जा रहा है तो वो एक स्पेस दिखाता है, केवल एक स्पेस दिखाता है। HTML का भाषा है मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में सेक्शन टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है। चित्र जोड़ना, दस्तावेज को नियमानुसार भागों में विभाजित करना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सेक्शन, तो इसका होगा हमारा दस्तावेज को नियमानुसार भागों में विभाजित करना। यदि किसी फॉर्म में पहले से कोई वैल्यू दिखाना है तो कौन से एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाएगा, तो उसके लिए हमें वैल्यू वैल्यू का यूज करेंगे, वैल्यू दिखाना है, वैल्यू यूज करेंगे। इनपुट फील्ड की अधिकतम अक्षर सीमा निर्धारित करने के लिए कौन सी एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं, आपको पता है अधिक सीमा, जैसे 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है तो 10 अंक से 11 अंक कोई ना लिख दे, यदि 12 अंक का आधार नंबर होता है तो 12 से 13 नहीं होना चाहिए, तो हम मैक्स लेंथ का यूज करते हैं। HTML में किसी इनपुट फील्ड को केवल पढ़ने योग्य रीड ओनली बनाने के लिए कौन सी एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं, तो अगर हमें रीड ओनली बनाना है तो रीड ओनली एट्रीब्यूट का ही यूज करते हैं। यदि किसी फॉर्म को कंट्रोल पूरी तरह डिसेबल करना है
तो कौन से एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे? डिसेबल करना है, मान लीजिए हमें डिसेबल करना है, तो यहाँ पास हमें डिसेबल का यूज करेंगे, क्योंकि डिसेबल करना था, डिसेबल का यूज करेंगे। एचटीएमएल में किसी इनपुट बॉक्स की चौड़ाई कैरेक्टर के आधार पर निर्धारित करने के लिए कौन से एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम साइज का यूज करेंगे। एचटीएमएल फाइल में ईमेल फील्ड का सही प्रारूप फॉर्मेट जांचने का कार्य कौन करता है? तो इसमें हमें एचटीएमएल ईमेल फील्ड बताना है। तो ईमेल फील्ड हमारा ब्राउजर जांचता है। फिर एचटीएमएल का कौन सा मल्टीमीडिया टैग्स, मल्टीमीडिया का मतलब होता है ऑडियो और वीडियो, लेकर आया है? तो अभी हमारा जो HTML5 चल रहा है उसके पास है। HTML में रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए समानता किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए हमें डिवाइस स्क्रीन मेटा नेम ऑफ व्यू पोर्ट, तो इसमें हमें मेटा नेम व्यू पोर्ट ऑप्शन देता है। किसी चित्र या वैकल्पिक व्यू अल्टरनेटिव टेक्स्ट या एट्रीब्यूट में लिखा जाता है, तो किस एट्रीब्यूट में लिखा जाता है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो वो हम आल्ट में लिखते हैं। HTML में किसी तत्व की पहचान यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हमें आईडी का यूज करना पड़ता है। और यदि किसी एक ही स्टाइल के कई एलिमेंट पर लागू होनी हो, तो मतलब कोई भी आपने स्टाइल कई अलग अलग हेडिंग या फिर आपने पैराग्राफ दे रखा है और उसमें जो एलिमेंट हैं एक पर लागू करनी हो, मतलब स्टाइल कई एलिमेंट एक पर लागू करना है, तब हम क्लास का यूज करते हैं। HTML में आईडी की विशेषता क्या है? यूनिक है, एलिमेंट के लिए यूनिक होती है। फिर HTML किस प्रकार की भाषा है? मशीनरी, देखिए मार्कअप लैंग्वेज तो है लेकिन केस इनसेंसिटिव होती है। HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर क्या करता है? HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर इंटरप्रेट करता है, मतलब रेंडर। फिर निम्न में से कौन सा HTML का कंटेनर टैग है? अब कंटेनर टैग हमें देखना है इसमें, तो इसका जो कंटेनर टैग होगा वो हमारा पैराग्राफ पी टैग होगा। HTML में टाइटल टैग कहाँ लिखा जाता है? टाइटल टैग फुटर के अंदर लिखा जाता है। फिर HTML5 को चलाने मतलब ओपन करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो जो हमारा HTML फाइल है, अब उसको चलाना है आपको, तो कौन सी सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं हम? वेब ब्राउजर। आपको सबको पता है जब भी हम HTML की कोडिंग करते हैं तो वेब ब्राउजर पे चलाते हैं। फिर यदि किसी HTML पेज में CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ उपयोग हो, दोनों का उपयोग हो, तो HTML की मुख्य भूमिका क्या होती है? स्ट्रक्चर बनाता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का जब भी हम यूज करते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए HTML कौन सा टैग इस्तेमाल करता है? तो वो हमारा मेटा है। HTML में लेबल टैग का उद्देश्य क्या है? इमेज लेबल टैग का यूज हम फॉर्म कंट्रोल्स के ब्यूरर के लिए देते हैं, फॉर्म से जब बनाते हैं ना तब यूज होता है। HTML में फिगर टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पास हम इमेज या जो भी हमारा डायग्राम है उसके कैप्शन को समूहित करने के लिए करते हैं। फिग कैप्शन टैग का संबंध किससे है? फिगर कैप्शन, जो भी फिगर कैप्शन टैग है उसका संबंध हमारा फिगर के कैप्शन से है। HTML में सेमेंटिक टैग्स का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पास HTML में सेगमेंटिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पास हमारा जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो SEO फ्रेंडली होता है, आसानी से समझने योग्य, मतलब
जब कोई कोड आप देते हो तो HTML गूगल क्या करता है, उसको अच्छे से समझ सके, इसलिए ये हमारा क्या होता है, HTML फ्रेंडली होता है। फिर HTML सीखने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, वेब पेज की संरचना तैयार करना, मतलब बी नंबर ही है, ठीक है, बी नंबर हमारा सही है। तो स्टूडेंट आज हमने HTML का पूरा पेपर से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको प्रश्नों के उत्तर और उनका कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी तरह के इसी तरह आप लोग नियमित प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है सीखो, समझो और रोज अभ्यास करो। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।